हम अगले चैप्टर पे आ गए हैं। द स्प्रिट ऑफ द वेस्ट इस चैप्टर का नाम है। तो अब इसमें टाइटल से पता चल रहा है इसमें क्या डिस्कस करेंगे, कि अभी ये वेस्ट की एनालिसिस को शुरू करेंगे, जो एक अच्छी एनालिसिस है। और अभी हम इनके यहाँ है तो सब अच्छा ही है, तो इन्हीं की बात सुन रहे हैं। So whenever you try to understand someone, you understand it the way they want to see it. हॉस्टाइल एटीट्यूड पहले ही अडॉप्ट करना कोई फ़ायदा देता नहीं है। इससे पहले चैप्टर का नाम क्या था? द ओपन रोड ऑफ इस्लाम। सो इन अ वे ही हैज़ डिस्कस्ड द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। ठीक। अब ये स्पिरिट ऑफ वेस्ट समझा रहे हैं कि इस्लाम इस्लाम में इनका कंक्लूजन क्या था? मॉरल फाउंडेशन है सोसाइटी की, हर एक चीज़ की, इंडिविजुअल की, हर एक चीज़ की मॉरल फाउंडेशन है। तो ये कह रहे हैं, स्टार्ट ही इसी बात से करते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने कोशिश की कि हम इस्लाम के मॉरल फाउंडेशंस का जिक्र करें, उसके बारे में बात करें। और ये कहते हैं कि ये जब हमने डिस्कशन किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कहते हैं कि हम बड़े आसानी से रियलाइज़ कर सकते हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन इंसानी हिस्ट्री की सबसे कंप्लीट थियोक्रेटिक सोसाइटी है। We realize that Islamic civilization is the most complete form of theocracy history has ever known. आपने डेमोक्रेसी तो सुना है, आपने ऐसे ही डेमोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी सुना है, वैसे ही थियोक्रेसी। थियो थियो जहाँ पे भी आप वर्ड देखेंगे ना तो समझ जाएगा मजहब से कुछ लेना देना है, खुदा से कुछ लेना देना है। थियोक्रेसी, थियोलॉजी। ठीक। पैंथियन, पैन बहुत सारे, पैंथीइज्म, मोनोथीइज्म। ठीक है, थी यूज होता है व्हेन गॉड इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो थियोक्रेसी ऐसा सोसाइटी का निज़ाम, स्टेट का ऐसा निज़ाम जो थियो से गवर्न हो, मजहब से गवर्न हो, खुदा से गवर्न हो। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक्स आपने सुना है। ठीक। इंसानों की स्टडी, इंसानी पॉपुलेशन, तादाद की ग्राफिक्स, ग्राफिक्स लिखने को कहते हैं अदरवाइज। So writing about humans is demographics. तो but the word means सेंसस वगैरह, ये तमाम चीज़ें डेमोग्राफिक्स में आती है, ह्यूमन पॉपुलेशंस की स्टडी। तो डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी वुड मीन इंसानों का राज, और ऐसी थियोक्रेसी। इस पे बात हो सकती है, बड़ी खूबसूरत बात है कि कंप्लीट थियोक्रेसी इस्लाम, इस पे बड़ा अच्छा डिस्कशन हो सकता है। बट लेट्स स्किप इट फॉर नाउ बिकॉज इसका उतना बियरिंग नहीं है हमारे डिस्कशन पे। लेकिन ये ऐसा क्या क्यों रहे हैं? वाई इज ही सेइंग दिस? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस कंसिडरेशन इज अबोव एवरीथिंग एंड इट अंडरलाइज एवरीथिंग। हर एक चीज़ जो बोली जाएगी इसी पर्पस के लिए बोली जाएगी। नाउ दिस इज नॉट ट्रू विद अदर सिविलाइजेशंस, एट लीस्ट एज फॉर हिम। यहाँ पे एवरीथिंग इज एट स्टेक इफ ये फॉर द सेक ऑफ रिलीजन। और अगर हम इस एटीट्यूड को वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करें तो इनका मानना है बहुत डिफरेंस दिखाई देगी। ये जो ये ईस्ट और वेस्ट का ये जो हम डिवीजन के बारे में बार बार बात करते हैं, देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट जो इसको नहीं मानता है। दे बिलीव कि ये जो डाइकोटमी है ये हमने ज़बरदस्ती बनाई, वी आर मोर नियरर देन फार। ठीक, हम भाई हैं, भाईचारा है, दोस्त है, मिलेंगे, गले लगेंगे, एंड टर्न द अदर चीक वाले लोग। एंड दिस इन इट्स अ गुड आइडिया, ऐसी बात नहीं है इसमें। इसके प्रोपोनेंट्स भी बहुत स्ट्रांग लोग रहे हैं जो नहीं मानते कि देयर इज अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस बात को भी इसके खुद के मेरिट्स पे ही देखना होगा। मतलब यू कैन नॉट ब्रश दिस थॉट असाइड, ये जो कह रहे कि ऐसा कोई क्लैश है ही नहीं। बट व्हाट सीम्स मोस्ट ऑफ द टाइम इज उसको तो मिलती है जगह, बिकॉज वो ह्यूमन फितरत के बड़ा नज़दीक है। इंसान ऐसे ही रहना चाहते हैं, दे वांट टू बी टोल्ड दैट people are not enemies. They're willing to believe in that. But that should not make them complacent. What if it is not true? What if we are in a war?
Do you really want to believe in the state of war that there is no war going on? Would you want to be part of the country that was prepared for the war, or part of the country that wasn't and war happened? You want to be part of the country that was prepared for the war. So even if there is no clash of civilization, we still need to understand it on its own merits. But how do we balance? Should we behave with people as if they are our enemies? Huh? An advice from our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the best thing that can be said here. He said, and I am translating, paraphrasing. He said कि अपनी तलवारों की धार हमेशा तेज रखो. Keep your arms ready, but never wish to meet your enemy. कभी यहीं से नहीं ढूंढने निकलना दुश्मन को. नहीं, never wish to meet. That means you should be prepared for every eventuality. इसको दूसरा तरीका कहने का है कि hope for the best, prepare for the worst. उम्मीद रखनी चाहिए हर जगह, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए एनिमी को भी, टर्न द अदर चीक करना चाहिए. लेकिन अगर आपको लगेगा कि गर्दन कटने का भी खतरा है, तब अदर चीक टर्न करने से गर्दन कट जाएगी. फिर कौन सा चीक आप टर्न करोगे? यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर. इसमें एक खलील जिब्रान अपनी लव लेटर्स में एक लाइन लिखते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कंटेक्स्ट में वो लिखते हैं, और यहाँ पे वो रेलिवेंट है बात. तो कहते हैं कि व्हेन यू लिव इन दिस बिग सिटीज़, यू पीपल आर लिविंग इन बिग सिटीज़ नाउ. सो बिग सिटीज़ की लाइफ बड़ी ये होती है, इंडिफरेंट होते हैं लोग बिग सिटीज़ के. तो वो पूरी बात करते हैं कि कैसे वो आपको अपनाते हैं, अपना बनाते हैं, एंड व्हेन दे आर डन विद यू दे किल यू विद इंडिफरेंस. सो वन ऑफ द सजेशंस ही सेज इज, इफ़ यू वांट टू लिव इन सच अ सिटी, एक बड़ी तलवार रखा करना साथ. लेकिन उस तलवार का जो शीत होता है ना, जिसमें वो म्यान में तलवार होती है, उसमें शहद रखना. तो उसको शहद में डुबो के रखना और फिर इस्तेमाल करना. तो यू नेवर नो विच वन डू यू नीड. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल. Khalil Gibran's love letters are beautiful. They are amazing. Any great author's love letters would be good. So they are beautiful reads. मैंने पढ़ी हैं वो. Modern West is ruled. I, I don't know, would they even be called love letters, but they are definitely love letters. और जब ऑथर्स इतनी खूबसूरती से लिखते हैं तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है. खलील जिब्रान बड़ी मशहूर हस्ती है. लेबनान के शायद उन लेडी को वो लेटर्स लिखते थे, एंड शी वाज आल्सो एन ऑथर. तो फिर क्या बात थी. तो बड़े अच्छे लेटर्स उनने एक्सचेंज किए. छोटी सी बुकलेट है वो. खैर, मॉडर्न वेस्ट जो है ना, हमारे ऑथर कहते हैं, ये अपनी हरकतों में व्हाट रूल्स इट बाय कंसिडरेशंस ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी. किसी चीज़ की प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है? डायनामिक एक्सपेंशन अलोन, बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है, सिर्फ ये उनका गाइडलाइंस है. यूटिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है और इम्पोर्टेंट वर्ड है. यूटिलिटी होता है किसी चीज़ का इस्तेमाल, किसी काम में आना. दिस थिंग डज नॉट हैव एनी यूटिलिटी, दैट मीन्स इसका कोई काम नहीं है. ठीक. तो वेस्ट में एक बहुत बड़ा थॉट है, बहुत बड़ा एंड मिसअंडरस्टूड थॉट. उसको यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं, कि चीज़ों की वैल्यू उनकी यूटिलिटी से है. अगर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है. ठीक. तो जिस चीज़ की ज़्यादा यूटिलिटी है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू है. यूटिलिटेरियनिज्म के बहुत बड़े थिंकर रहे हैं जेरेमी बेंथम. जेरेमी बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो इतना रॉ है, इतना वल्गर है कि लोग उसको पसंद नहीं कर पाते हैं. मतलब जब हम उसको पढ़ेंगे वी विल लाइक ऑफ कोर्स नॉट, ये जो बातें कह रहे हैं, बिकॉज इट टर्न्स यू इनटू अ हेडनिस्ट जो सिर्फ प्लेजर के पीछे फिर भागेगा. ठीक. यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि एन एक्ट इज एथिकल, दैट एक्ट इज एथिकल विच ब्रिंग्स द हाईएस्ट प्लेजर टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल. ठीक. वही काम को करना चाहिए. सो प्लेजर बिकम्स द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग. इसको रिफाइन किया काफ़ी हद तक जॉन स्टुअर्ट मिल ने. दैट इज़ इन माई ओपिनियन, जॉन स्टुअर्ट मिल का उसको रिफाइन करने का, that is his soul not being comfortable with utilitarianism, but his body saying no, 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 you cannot leave it. And then he kind of tries to balance it, and many would say he fails to balance, but I think he does a good job. In fact, I like his utilitarianism. ठीक.
तो वो उसमें करते हैं डिवाइड बिटवीन लोअर, ये ना, बेसल डिजायर्स एंड हायर डिजायर्स। तो he wants to apply utilitarianism to the higher desires, but there is no good reason why we should divide the two। इनको अलग अलग क्यों करें? मतलब शराब पीने वाला प्लेजर और अच्छी नॉवेल लिखने वाला प्लेजर, इन दोनों में डिफरेंस क्यों है फिलोसॉफिकली? हमको डिफरेंस तो समझ आ जाता है अदरवाइज, लेकिन फिलोसॉफिकली क्या डिफरेंस है? तो इस फलसफे को यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एथिक है वेस्ट में, ग्रेटेस्ट प्लेजर फॉर ग्रेटेस्ट। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं एक्सेप्ट करना रेडीली कि हाँ ये अच्छी बात है, ये कोई, इसमें बहुत सारे फ्लॉज आ जाते हैं जिसकी वजह से अब ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि वी हैव एन ऑल्टरनेटिव। बाकी थेरीज के भी अपने अपने फ्लॉज आ ही जाते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट प्लेजर फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, तो क्या करेंगे एज ए डॉक्टर? अब आपके पास एक पेशेंट आया, बड़ा हट्टा कट्टा, अच्छे से आपने उसको टेस्ट किया, कोई बीमारी नहीं है, ही फील्स हेडेक, आप उसको एक पैरास्टामोल देकर या फिर क्रोसिन देकर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके पास 5 पेशेंट हैं अंदर, एक का हार्ट नहीं काम करता, दूसरे की किडनी नहीं काम करती, तीसरे के लंग्स काम नहीं करते। तो ऐसे दोज 5 कैन सर्वाइव इफ यू टेक हिज बॉडी पार्ट्स आउट एंड गिव देम। सो यूटिलिटेरियनिज्म वुड से कि ओके फाइन, ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, अगर आप सिर्फ इसको ट्रीट करेंगे, एक बंदे को प्लेजर मिला, वैसे 5 को मिला। सो देन दे फर्दर डेवलप इट, रूल यूटिलिटेरियनिज्म, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, वो फिर से बिकम्स मार्की। बड़ा इंटरेस्टिंग दुनिया है ये फिलॉसफी का, बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया। तो वेस्ट प्रैक्टिकल यूटिलिटी से ड्रिवन है। इसकी इनहेरेंट एम है कि एक्सपेरिमेंट करें और ज़िंदगी की पोटेंशियलिटीज़ को डिस्कवर करें, क्या क्या हम कर सकते हैं, जस्ट डू इट वाला एटीट्यूड। और ये काम जब ये करते हैं, दिस दे डू विदाउट एट्रीब्यूटिंग एनी मॉरल रियलिटी टू थिंग्स, कि लाइफ की कोई मॉरल रियलिटी नहीं। हमने देखा कि इस्लामिक कंसेप्शन क्या है, मॉरल, हर चीज़ को देखना मॉरल नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इफ़ यू कैन डू इट डू इट। अब दे वेस्टर्नर्स में आर्ग्यू अगेंस्ट इट कि नहीं ऐसा नहीं है, हम एथिकल एक्ट करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन एथिक्स। जॉन रॉल्स ने अपना फ़लसफ़ा दिया, कांट ने अपना फ़लसफ़ा दिया एथिक्स का, बट डिबेट इज़ रेजिंग, ऐसी बात नहीं है, इसमें आर्ग्यू वापस किया जा सकता है। मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पता असली मसला क्या है? ये नहीं है कि दे हैव नो एथिक्स। अगर आप जाएंगे तो दे वुड टीच यू एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, एथिक्स ऑफ लॉ की प्रैक्टिस, आर्किटेक्चर में एथिक्स, वो हर चीज़ में एथिक्स पढ़ाते हैं। इनफैक्ट उनकी फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट्स एथिक्स पे वर्क भी करते हैं। फ्रॉम अ मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्यों कहेंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ये नहीं कर रहे हैं एथिक्स, ये मॉरल्स नहीं कर रहे हैं? क्यों? बिकॉज दे एक्सेप्ट चेंज। अगर कल वो प्रूव हो जाए और वो उसको कल रिवाइज कर ले, तो फिर फॉर मुस्लिम्स दैट थिंग इज़ नॉट मॉरल्स एट्सेट्रा पे वर्क। क्यों? बिकॉज बाय विम्स और फैंसीज आप उसको कभी भी फिर आगे बोल दोगे कि नहीं अब ये मॉरल है तो अब हमने कर लिया। यू कैन चेंज एनीथिंग एनी टाइम, it's an evolving situation. So they say कि if it's an evolving situation, it's no situation ethical situation at all. So Muslims are like it is, ये पत्थर पे लिख के हो ना, पत्थर भी लग के ही रहो, चेंज नहीं हो सकता, ये हराम है, हराम है, ये क़यामत तक हराम है, ये किसी दिन अचानक से ऑल ऑफ ए सडन हलाल नहीं हो जाएगा। ये इट वाज इमोरल, ये किसी दिन अचानक से मॉरल नहीं हो जाएगा। लेकिन वेस्ट में ऐसा होता है, होते आ रहा है। तो दे आर लाइक, तुम अपने फिर ये ना अपने डिज़ायर्स को क्या करते हो, लॉजिक से साबित करने की कोशिश, एंड देयर इज़ नो सेंट्रल आइडिया जिसके पीछे तुम एक्चुअली जिस एथिक को तुम मानते हो। दिस आर्ग्यूमेंट हैज़ इट्स ओन फोर्स, बट अगेन philosophers they will keep on arguing. No one is ever convinced in philosophy. Never. ये कहते हैं किसी मॉडर्न यूरोपियन या अमेरिकन के लिए द क्वेश्चन ऑफ मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ ये तो ख़त्म हो चुका है, इसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इसकी कोई नहीं है। हमने फ्रेडरिक नीचे का जिक्र किया था, आई डोंट नो इस सीरीज़ में या किसी और सीरीज़ में, जब वो कहते हैं गॉड इज़ डेड, वी हैव किल्ड हिम।
कि इसका मतलब क्या है, इसके उसको बहुत तरीके से समझ गए, इट्स वेरी वेरी नुआंस स्टेटमेंट, इसमें बड़ी डेप्थ है. सो वन ऑफ द वेज इन विच इट कैन बी अंडरस्टूड इज ही इज सेइंग दैट देयर इज नो पर्पस लेफ्ट इन लाइफ. देयर इज नो पर्पस, खत्म हो चुका, देयर इज नो मीनिंग, वी हैव टू फाइंड आवर ओन मीनिंग. तो इस एटीट्यूड को लेकर वेस्टर्न लोगों के सामने जो क्वेश्चन है वो यही है कि ज़िंदगी क्या क्या अचीव कर सकती है, व्हाट फॉर्म्स लाइफ कैन अज्यूम. हम अभी मार्स पे जा सकते हैं, हम अभी डीप सी डाइविंग कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें. और इसको वो जज कैसे करते हैं, इस प्रोग्रेस को, आर वी प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स अल्टीमेट मास्टरशिप ऑफ नेचर. हमारी मास्टरी और नेचर बढ़ रही है या घट रही है. अगर बढ़ रही है, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. ये जो ये लास्ट वाला है ना, मास्टरशिप ओवर नेचर, इस चीज़ में ये ही इज़ इन एग्रीमेंट विद इस्लाम. अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अ, मैंने इंसान को एज अ खलीफा भेज रखा है. आई हैव डिसाइडेड टू प्लेस ए खलीफा, एक एक वाइस रॉय की तरह ऑन ऑन अर्थ. तो इसके ज़ाहिरी तौर पे तो माने यही हुए कि इंसान इज़ सपोज टू रूल इन द प्लेस ऑफ अल्लाह ऑन दिस प्लानट. तो यहाँ पे देयर इज एग्रीमेंट, बट देयर इज डिफरेंस एज वेल. इस्लामिक और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यूज में डिफरेंस है. वेस्ट सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को देखता है, इस्लाम क्वालिटी ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस को भी देखता है. ठीक, वो उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करता है. मॉडर्न वेस्ट बिलीव करता है in the possibility of a progressive spiritual improvement of mankind in its collective sense, that humans as a whole बेहतर हो रहे हैं. कि मिडीवल सैवेजरी थी एज कम्पेयर टू मॉडर्न, हम एज अ होल हमने स्लेवरी बैन कर दी, वुमेन राइट्स कर दिया हमने, अब हम होमोसेक्सुअल्स को राइट्स दे रहे हैं, हम हर जगह राइट्स दे रहे हैं. तो इट्स अ बेटर लाइफ, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वी आर डूइंग ग्रेट थिंग्स, वी हैव मेड अमेरिका ग्रेट अगेन. So all of these things we are doing, ठीक, we are progressing as I said. These are progressive ideas. So they don't allow their daughters to study these desert Arabs living in medieval laws. ठीक, medieval दौर में ancients were savages. ठीक, so they would call them barbarians. ठीक, अब ये इस वक्त का this is the best way about. So there is something called end of history. सो सर्टन फिलोसफर्स आर्ग्यूइंग कि ये जो मॉडर्न वेस्ट है ये एपिटोम है ह्यूमन सोसाइटी का, इससे ऊपर नहीं बन सकता आप कुछ भी. ठीक, लेकिन हो जाएंगे 500 साल जो हो रहा जाएगा. खैर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है. तो एज ए होल इन ए कलेक्टिविटी व्हाट आर दे सेइंग कि वी आर प्रोग्रेसिंग एंड दिस इज स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमंस, कि हम स्पिरिचुअली अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे. सो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे दिखाई, बाय मीन्स ऑफ प्रैक्टिकल अचीवमेंट, साइंटिफिक थॉट के डेवलपमेंट, ये चीज़ है. ये जो प्रोग्रेस है, वी कैन नाउ हैव डेटा ट्रांसफर एट से 100 Gbps, वी कैन ट्रेवल लाइक 800 km/h की स्पीड से, एंड समटाइम्स 11 meters per second से भी तेज. व्हेन यू हैव टू लीव अर्थ यू हैव टू इंक्रीज स्पीड मोर देन एस्केप वेलोसिटी. तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं. एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हाउएवर इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू दिस मटीरियलिस्टिकली डायनामिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमैनिटी. इससे डिफरेंट है मुसलमानों का मानना. इस्लाम की पोजीशन डिफरेंट है. इट रिगार्ड्स द स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज ऑफ द कलेक्टिव एंटिटी मैनकाइंड एज ए स्टैटिक क्वांटिटी. ये जो कलेक्टिव एंटिटी मैनकाइंड है, इसमें कोई इजाफा नहीं हो सकता स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज का. क्यों? क्योंकि ये जो मैनकाइंड है, इसकी जो फितरत है वो डिफाइंड है, वो स्टैटिक है. ये उसके नेचर में ही इनग्रेन करके रखा गया है. तो ऐसा नहीं है, इस्लाम नहीं मानता इस चीज़ को. इस्लाम ने तब नहीं माना है, इट हैज़ नेवर एक्सेप्टेड फॉर ग्रांटेड, जैसे वेस्ट मानता है कि ह्यूमन नेचर इन जनरल इट इज़ प्रोग्रेसिंग, ये बेहतर होता जा रहा है, इट इज़ इम्प्रूविंग. ह्यूमन नेचर जैसा था वैसा ही है अभी भी. क्यों ऐसा क्यों बोलता है मुस्लिम, और ऐसा क्यों बोल रहा है वेस्ट? इस मुस्लिम इसलिए ये बोल रहा है क्योंकि
वो कहता है कि जो इंसान है इसकी नेचर की बेसिस है उसका सोल। सोल बायोलॉजिकल एंटिटी है ही नहीं, इसमें हो ही नहीं सकता बेहतरी। सोल वैसी है जो पहले दिन हजरत आदम को भी दी गई थी, हर एक इंसान को वैसी ही सोल दी जाती है। आप इंडिविजुअली अच्छे ऊपर नीचे हो सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं स्पिरिचुअली, लेकिन एज ए होल ह्यूमन प्रोग्रेस कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है अगर आप इस पे सोचे 2 मिनट के लिए कि असद साहब ने क्या कर दिया। असद साहब ने तमाम लॉज मुस्लिम्स के स्टैटिक ही क्यों रहेंगे हमेशा के लिए उसको डिफाइन कर दिया, और वेस्ट के चेंज क्यों होते रहेंगे उसको भी डिफाइन कर दिया। जब ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेस करती रहेगी तो उनके हिसाब से ह्यूमन सोल इज़ प्रोग्रेसिंग, हम बेहतर इंसान बन रहे हैं तो हम और राइट्स दे सकते हैं। मुसलमानों के लिए जो था वैसा ही था, उस दिन भी वही है, आज भी यही है, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। तो अब फ्रॉम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू तो यूरोपियन थॉट गलत है। तो ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल मिस्टेक जो मॉडर्न यूरोपियन थॉट में है वो यही है कि वो इंक्रीज इन मटेरियल नॉलेज को समझते हैं स्पिरिचुअल और मॉरल इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल और मॉरल इम्प्रूवमेंट अलग चीज़ है, मटेरियल इम्प्रूवमेंट अलग चीज़ है। तो और ये क्यों हुआ, ये मिस्टेक, ये फंडामेंटल मिस्टेक क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो मटेरियल के रूल्स है उसको नॉन मटेरियल पे अप्लाई किया, बायोलॉजिकल रूल्स को नॉन बायोलॉजिकल फैक्ट्स पे अप्लाई किया। दैट मीन्स बॉडी के रूल्स को सोल के रूल्स पे अप्लाई किया। जैसे इम्प्रूवमेंट है ना हमारे लाइफ में, कैसे पहले 60 साल की एज में एवरेज एज थी, अब 80 है, 90 है, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई। तो इसको ये नहीं बोलेगी कि रूह की क्वालिटी भी बढ़ गई है। तो ये है। अब इस एनालिसिस के रूट में क्या डिफरेंस आ रहा है तब वेस्ट और इस्लाम में? सोल का कंसेप्शन, वो सोल को मानते ही नहीं है, अनबिलीव इन इट। इस्लाम बीइंग बेस्ड ऑन ट्रांसेंडेंटल, हम मेटाफिजिक्स में बिलीव करते हैं, मेटाफिजिकल रियलिटीज को मानते हैं। हमारे यहाँ तो सोल बियॉन्ड एनी डाउट है। हमारे यहाँ इस पे बहस हो रही है मुसलमानों के यहाँ सोल होता है कि नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई बहस नहीं है इस पे। इट इज़ लाइक डे लाइट की तरह, जैसे हमको सुबह सूरज उगता है तो कोई बहस नहीं करता ना, उगा कि नहीं उगा दिख रहा है उग गया, ठीक। तो इट्स लाइक दैट हमारे लिए। तो ये डिफरेंस इनका फंडामेंटल है, बिकॉज इस्लाम इज बेस्ड ऑन ट्रांसेंडेंटल कंसेप्ट। दो इस्लाम नहीं कहता कि ये इनहेरेंटली अपोज्ड हैं ईच अदर, मटेरियल प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ये भी नहीं कहता इस्लाम। हमने ये बात की थी पिछले सेशन में जब हम इससे पहला चैप्टर पढ़ रहे थे कि ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अगर होगी तो मटेरियल छोड़ देना है, मटेरियल प्रोग्रेस अगर होगी तो स्पिरिट छोड़ देना है। ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, येट ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों एक नहीं है, ये डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ के। ये दोनों एक साथ भी प्रोग्रेस कर सकते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है प्रोग्रेस के लिए, ठीक। फिर ये कहते हैं while clearly admitting the possibility and strongly asserting the desirability of an outward, that is material progress, Islam as clearly denies the possibility of spiritual improvement of humanity as a whole by means of its collective achievement। कहने का मतलब इस्लाम इसको अप्रिशिएट करता है, चाहता भी है, स्ट्रांगली असर्ट करता है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए एज ए होल, प्रोग्रेस करो, लेकिन इसके साथ कोई लिंक नहीं करता कि कलेक्टिव अचीवमेंट से इंडिविजुअल भी बन गया अब अच्छा, ये नहीं मानता। डायनामिक एलिमेंट जो स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट का है इट इज़ लिमिटेड टू इंडिविजुअल बीइंग। दैट मीन जो चेंज हो सकता है ना स्पिरिचुअली, इंडिविजुअल ही हो सकता है। एंड द ओनली पॉसिबल कर्व ऑफ स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट इज बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ ईच सिंगल इंडिविजुअल। ऐसा नहीं, जनरेशनल नहीं है ये एक इंडिविजुअल की बर्थ पे स्टार्ट होता है, उसी की डेथ पे मुकम्मल हो जाता है। हम एज ए होल कलेक्टिवली परफेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। हर किसी का स्पिरिचुअल गोल पर्सनल है, इंडिविजुअल है सेंटर में। एवरी वन मस्ट बिगिन एंड एंड विद हिमसेल्फ, अल नफ्सी। ये जो कैटेगोरिक पोजीशन है इस्लाम की,
इंडिविजुअलिस्टिक आउटलुक ऑफ स्पिरिचुअल डेस्टिनीज। इसको इस्लाम फिर काउंटर बैलेंस कहाँ से करता है? अभी तो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, मुझे मेरे लिए क्या है। ये ये कहते हैं अब इस इंडिविजुअलिटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड से क्या करता है इस्लाम, इसका एक डिटेल्ड रिगरस कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी देता है, सोशल नॉर्म को सेट करता है। इंडिविजुअल को पता है तुमको क्या करना है, तुम ही को करना है जो कुछ करना है। बाद में नहीं बोलना कि सोसाइटी ऐसी थी ऐसी, तुमने उसमें क्या किया, उसका जवाब देना है। लेकिन उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड से क्या किया, सोसाइटी का भी रूल बताया, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी इज टू अरेंज लाइफ सच दैट कि इंडिविजुअल अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि फर्ज किस पे डाला, पूछा किससे जाएगा सवाल, इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल से सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो इंडिविजुअल का काम आसान करने के लिए अल्लाह ताला ने सोसाइटी का रूल बताया कि सोसाइटी कैसा बनाया जाए, आउटवर्ड लाइफ इंसानों की कैसी बना जाए ताकि इंडिविजुअल के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में लीस्ट पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स हो, लीस्ट पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए शराब बुरी चीज़ है, ठीक। तो ये इंडिविजुअल को देखना है, ऐसा नहीं है कि मैं क्या करता है, शराब थी हर जगह तो मैं क्या खा नहीं, इंडिविजुअल को देखना है। लेकिन अल्लाह ताला दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में शराब की खरीद फरोख्त को मना कर रहे हैं, ठीक। गरीब था, मैंने चोरी की, मैं क्या करता, गरीब था, ठीक। तो अल्लाह ताला इसको नहीं मानते। लेकिन दूसरे साइड से ज़कात देने का हुक्म दिया है, ठीक है ना, काउंटर बैलेंस है। मॉडेस्टी, मर्द को भी औरत को भी बोला गया मेंटेन करने को। लेकिन दूसरे साइड से अब अगर पूरे सोसाइटी में देयर आर brothels, देयर इज फहाशत, देयर इज दिस पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, ये तमाम जो pornography, all of these things are there in the society. So this becomes difficult. Now what does Islam do? इस एक्ट को इजी बनाने के लिए दूसरे साइड से एनफोर्स करता है मॉडेस्टी इन पब्लिक स्पेस। तो सोसाइटी को ऐसे बनाना है फ्रॉम ए मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू देन कि इंडिविजुअल के पास में कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए, और जिस हद तक हो सके उसको एनकरेज करे सोसाइटी इन स्पिरिचुअल एंडेवर्स। ये जो रीज़न है, यही रीज़न है कि जो इस्लामिक लॉ है, जो शरिया है, इट इज़ कंसर्न विद ह्यूमन लाइफ ऑन इट्स स्पिरिचुअल एज वेल एज मटेरियल साइड। इसी वजह से शरिया दोनों चीज़ों की बात करता है, दुनिया की भी और इंडिविजुअल की भी। सो इंडिविजुअल की भी और सोशल एस्पेक्ट की भी, दोनों की बात करता है। ये जो कंसेप्शन है जिंदगी का इज पॉसिबल ओनली ऑन ए बेसिस ऑफ बिलीफ ऑन सोल। अगर सोल ही नहीं है तो ये सारा डिस्कशन गई भैंस पानी में। और अगर हमारा कोई ट्रांसेंडेंटल पर्पस नहीं है तब भी गई भैंस पानी में। तो दीज थिंग्स आर सेंट्रल टू इट। अब देखिए ना, आखिरत अगर होती लेकिन रूह ना होती तो क्या पूछ रहे जाएगा कौन जन्नत में? अगर वो कोई और है, आप है ही नहीं, तो हाउ डज इट मेक सेंस? हाउ डज इट मेक सेंस? तो ये दोनों टॉपिक्स इक्वली, ये सॉरी दोनों एस्पेक्ट्स इस कॉइन के सेम पहलू हैं। ऐसे इसमें इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो शायद हम यहाँ पे रेज कर सकते हैं, वो ये है कि मेमोरी क्राइटेरियन ऑफ, मतलब मैं कौन हूँ, मैं हूँ ही कौन। अब देखिए रेन कार्निशन में हिंदू बिलीव करते हैं ना, उसका फिलोसॉफिकल फ्लॉ क्या है वैसा सोचने का, उसका फ्लॉ है एक उसके अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फ्लॉ अनअसेलेबल है, इसको यार एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, हाँ ये ऐसा ही है। मतलब इसकी लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी है कि इसमें कुछ मॉरल इश्यूज आ जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं गरीब घर में पैदा हुआ इन अ वॉर टॉर्न कंट्री, ठीक, सब बुरा चीज़ हो रहा है मेरे साथ, ठीक। ये एक्सप्लेन कैसे होता है री इनकारनेशन में, पिछले जन्म में बुरा किया था, राइट।
लेकिन जिसने वो बुरा किया वो मैं हूँ क्या, मुझे तो याद ही नहीं है। आई वॉजंट दैट, आई एम नॉट दैट। ठीक, मुझे उसकी कोई याददाश्त ही नहीं है। और ये जब मैं अच्छे काम कर रहा हूँ और अगले जन्म में मुझे अच्छा मिलेगा, मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे तो याद ही नहीं होगा। आई वुडंट इवन बी नोइंग। सो हाउ इज इट मी इवन इफ आई डू नॉट रिमेम्बर इट। तो एक उसमें फ्लॉ आ जाता है, इवन इफ इट इज एक्चुअली सोल ट्रांसमाइग्रेटिंग, इफ यू डू नॉट रिमेम्बर इट। ये इसमें जॉन लॉक हैं जिन्होंने मेमोरी क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिटी दिया था कि शख्स वही होता है जिसकी मेमोरी कंटिन्यूअस हो। अगर मेमोरी ख़त्म होगी तो वो शख्स ही नहीं रहा। शख्स बनाता है आपको, सेम पर्सन कौन बनाता है, कल वाले सुल्का को और आज वाले सुल्का को सेम क्या बनाता है कि मुझे कल वाले सुल्का की यादें हैं। इसमें खुद के फिलोसॉफिकल फ्लॉज है तो थोड़ी देर इग्नोर करें उनको। लाइक ए सेल्फ फिलोसफी में किसी चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक। तो इसके अपने इश्यूज फिर आ जाते हैं आगे, बट इट कीप्स ऑन इम्प्रूविंग, दैट्स द थिंग। अब देखिए इसके कितने रिपरकशंस है। अब अगर हमने ये सोल और हमने देखा ना आखिरत और सोल कैसे लिंक्ड है। अगर मेमोरी ही नहीं है इस दुनिया की तो आखिरत में क्या एंजॉय करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे हम उसकी लज्जतें जब तक हमको इस ज़िंदगी की पेन ना पता हो। ठीक, वहाँ कोई नया इंसान पैदा हो गया, उसको वो आगे चल रहा है, उसको याददाश्त ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे माँ, उसको कुछ नहीं पता, उसको पता नहीं उसने ज़िंदगी में क्या क्या किया। तो सोल एंड आखरा रिलेटेड। नाउ लुक एट अनदर साइड। आपने वो कीट्स की लाइन सुनी होगी स्कूल लाइफ में, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ठीक, जरा सोचे जरा 2 मिनट के लिए, व्हाई शुड यू बिकम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, व्हाई, इफ यू आर गोइंग टू पास इनटू नथिंगनेस, व्हाई शुड बी कैरेक्टर डेवलप। अगर मौत पे सब इख्तिताम खत्म, अगर मौत पे सब खत्म हो रहे तब क्यों करना है ये सारा मेहनत, हाँ क्यों करना है, व्हाई। सोक्रेटिस कहते हैं अपने मरते टाइम वो सारे रो रहे, सोक्रेटिस खुश है। तो कहते हैं अरे भाई हम आपकी वजह से रो रहे हैं और आप ऐसे बिल्कुल नॉर्मल। तो कहते मुझे पता ही नहीं है उस पार क्या है। मैं रोऊंगा किस चीज़ को लेके, आई डोंट नो व्हाट्स ऑन दैट साइड। फिर वो कहते हैं बड़ा खूबसूरत कोट है, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वो ना वो डेथ कोट्स। फिर वो होता है जैसे गांधी सेड हे राम लास्ट वर्ड्स uttered by so and so लास्ट वर्ड। सोक्रेटिस लास्ट वर्ड्स आर अमेजिंग, ही सेज कि I go to death, you go to life. What is better only time would tell. बड़ी खूबसूरत बात है ये कहने। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ why should I be moral and ethical पे भी क्वेश्चन आ जाता है if there is no after life। स्कॉलर्स कोशिश करते हैं सेकुलर स्कॉलर्स इन मसाइल को हल करने की, बट आई बिलीव देयर आर नो गुड आंसर्स। देयर इज अ साइकोलॉजिकल नेसेसिटी टू बिलीव इन आखिरत, देयर इज अ साइकोलॉजिकल नेसेसिटी टू बिलीव इन गॉड। ये लॉजिकल नेसेसिटी नहीं है, ये लॉजिकल नेसेसिटी नहीं है, साइकोलॉजिकल नेसेसिटी। वी कैन नॉट एक्ट इफ वी डू नॉट बिलीव इन दीज थिंग्स, एंड दैट इन इटसेल्फ इज काइंड ऑफ अ मटेरियल नेसेसिटी। वी कैन नॉट गो देयर राइट नाउ, वो थोड़ा सा हाईली सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, ये जनरल ऑडियंसेस के लिए हैं हमारे सेशंस। ठीक, तो शरिया आप दोनों एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है। सच ए कंसेप्शन इज बेस्ड ऑन ट्रांसेंडेंटल रियलिटीज एंड सोल। लेकिन जो मॉडर्न ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट एंड ओरिएंट, तो ओरिएंट कहते हैं हमारी दुनिया को। ठीक, सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अगर कोई रग लेकर गए कनाडा, सो दे विल से ओ व्हाट अ वंडरफुल ओरिएंटल आर्ट। ठीक, सो ये ओरिएंट है। हिंदुस्तान, चीन, मुसलमान, ये ओरिएंट हो गया। यूरोप हो गया ऑक्सीडेंट। तो मॉडर्न ऑक्सीडेंट जो है विद हिज निग्लिजेंट सेमी डिनायल ऑफ सोल्स एग्जिस्टेंस, द क्वेश्चन ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है उनके लिए। जिंदगी का मकसद क्या है। ही हैज़ लेफ्ट ऑल ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशन को उसने छोड़ा है। देखो कितने आराम से इन्होंने बोल दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है हिस्ट्री में। ये हकीकी भी है, ये हकीकत है। कांट ने क्या किया, इमैनुअल कांट जर्मन फिलोसफर थे, बड़े तमीज़ याफ्ता इंसान, हद से ज़्यादा, हद से इस हद के तमीज़ याफ्ता इंसान
कि शाम को निकलते थे कि दिन में सुबह निकलते थे, सुबह निकलते थे, हाँ, वॉक पे निकलते थे शायद। तो वॉक पे या फिर कॉलेज जा रहे होते थे जब पढ़ाने के लिए, सेम टाइम पे निकलते थे। तो कहा जाता है लोग अपनी घड़ी की टाइमिंग रखते थे कांट के वॉक के हिसाब से। घड़ी गलत हो सकती है, कांट नहीं हो सकते लेट। सच सच वॉज द पर्सन, इतना। तो कांट वॉज अमेजिंग। कांट को ह्यूम ने पागल कर दिया था। डेविड ह्यूम इंग्लैंड के थे, यूके के थे। डेविड ह्यूम ने सारा तितर बितर कर दिया। साइंस भी बकवास है, रिलीजन भी बकवास है, ये भी बकवास, फिलॉसफी भी बकवास है। वी डो नॉट इवन नो वी एग्जिस्ट। क्या कह रहे हो एग्जिस्ट, हमको नहीं पता कुछ भी। उसको स्केप्टिसिज्म कहते हैं। तो ह्यूम ने स्केप्टिसिज्म को अपने पीक पे पहुंचाया। अभी डेविड ह्यूम है, ये वो नहीं है जो राह चलता होता है ना घर पे हमारे, कि हर घर में एक होता है कानून मंत्री, स्केप्टिक हर चीज़ पे। ये ये वो नहीं है। ही इज़ नॉट दैट, ही इज़ अ हाईली सोफिस्टिकेटेड स्केप्टिक। उनके आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में अभी भी मेरेकल रिलीजन आज यूज़ होते हैं, अभी भी यूज़ होता है। क्रिस्टोफर हिचन्स बड़ा यूज़ करते थे। तो कांट कांट पढ़ रहे हैं ह्यूम को, तो कहते हैं आई वॉज रेज्ड फ्रॉम माई डॉगमेटिक स्लम्बर बाय दिस। ओ भाई, इसने तो सब खत्म कर दिया, साइंस भी कोई काम की नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं था। सो इमैनुअल कांट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। एंड so there was a debate in Western philosophy between rationalists and empiricists. रैशनलिस्ट कौन है? ये वो अकल वाले लोग हैं, ये सर ऊपर रखते हैं अपना। तो रैशनलिस्ट का मानना है कि अकल में सारा कुछ है, खेल जो भी है वो अकल में है, दिमाग का है। तो इल्म सारा दिमाग से निकलता है। तो इसकी सबसे अच्छी मिसाल डेकार्ट। डेकार्ट ने कैसे साबित किया कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ? उन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोच सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। सोचना खुद के अंदर ही एग्जिस्टेंस का प्रेडिकेट रखता है। इसकी भी अपने प्रॉब्लम्स है, खैर। बट दैट्स व्हाट ही बिलीव्ड। ये रैशनल है, ये थॉट बेस्ड है, राइट? वैसे ही ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, ये थॉट बेस्ड है। स्फेयर, बॉल इज स्फेरिकल, ठीक, ये थॉट बेस्ड है, रैशनल है। लेकिन बॉल हैवी है, ये हमें एक्सपीरियंस बता सकता है, ये हो गया एम्पेरिकल। एक्सपीरियंस पे बेस्ड जो होगा ना, उसको एम्पेरिकल बोले। तो नॉलेज आता कहाँ से है? रैशनलिस्ट्स कहते हैं अकल, एम्पिरिसिस्ट्स कहते हैं एक्सपीरियंस से। हमारे अकल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पहले एक्सपीरियंस में नहीं थी। तो यही बहस चल रही है। एम्पिरिसिस्ट्स की यहाँ से बहुत बड़ी हस्ती आई ह्यूम की, तो सब कुछ खराब कर दिया। कांट ने फिर इनको बैलेंस करने और सॉल्व करने की कोशिश की। सॉल्व करने में क्या कर दिया? ट्रांसेंडेंटल रियलिटीज़ को ख़त्म। उन्होंने कहा कि जब हम कोई चीज़ को देखते हैं, सपोज दैट आई एम लुकिंग एट अ बॉटल एंड ही कांट इज सेइंग कि मुझे इसका येलो कलर दिखाई दे रहा है बॉटल का, मुझे इसकी शेप दिखाई दे रही है, वेयर इज इट, व्हेन इज इट, ये तमाम चीज़ है। बट द बॉटल इन इटसेल्फ आई डू नॉट नो। लाइक द बॉटल इन इटसेल्फ आई डू नॉट नो। सो थिंग्स इन देमसेल्व्स वी डू नॉट नो, वी नो हाउ दे अपीयर टू अस। ह्यूम यही कह रहे थे। ह्यूम कहते वी नो थिंग्स एज दे अपीयर टू अस। ठीक, तो दैट व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन एवरीथिंग बिकम्स सब्जेक्टिव। कि ये बॉटल येलो कलर की है, मुझे दिख रहा है, और मुझे ये पता बाकी को कैसे दिख रहा है। कांट ने उस मसले को कैसे सॉल्व किया? उन्होंने बोला ये जो सब्जेक्टिविटी है ये इक्वली सबकी है। इन ए वे ही इज सेइंग दैट, दैट मीन्स हर एक, ह्यूम इज सेइंग जो हमारा मेजरिंग रॉड है ये कटा हुआ है, टूटा हुआ है, ठीक, ये 1 मीटर नहीं बता रहा अब, ये गलत बताएगा हमेशा जब भी हम मेजर करेंगे, जो कि सही बात है क्योंकि टूटा हुआ है एक साइड से। कांट क्या कह रहे हैं? कांट कह रहे हैं ये टूटा हुआ है, लेकिन ये सबका मेजरिंग रॉड वहीं पे टूटा हुआ है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करके। सो दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन, दिस सब्जेक्ट। मैंने इसको बहुत डम डाउन वर्जन यूज कर किया। सो यू डू नॉट नीड टू से दिस इन पब्लिक। ठीक है, डोंट यूज इट इन योर स्पीचेस इन यूनिवर्सिटीज। बड़ा डम डाउन वर्जन है। सो इफ वी कैन नॉट नो थिंग्स इन देमसेल्व्स, इसके लिए वर्ड्स वो यूज करते हैं, वी कैन नॉट नो नॉमिना, वी कैन ओनली नो फेनोमेना। ठीक, तो अब ये जो नॉमिना है, नॉमिना में ही आ जाती है तमाम चीज़ें, आई, सोल, गॉड, एवरीथिंग इज ए नॉमिना। सो वी कैन नॉट नो इट।
ये नहीं है कि हमारे पास मीन्स नहीं है, कल होंगे। ये लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कांट, कि पॉसिबल ही नहीं है वी कैन नो इट। ठीक, क्या हो गया तो गई मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स होगी ना बाहर फ्रॉम द एम्बिट ऑफ नॉलेज, बिकॉज वी कैन नॉट नो, नॉलेज इज व्हाट वी कैन नो। ये तो लेकिन ये कहते हैं कि कांट के इस हथौड़े से फिर मेटाफिजिक्स उठ ही नहीं पाई। कोशिश की थी मेटाफिजिक्स को रिवाइव करने की और फिलोसफर्स ने। कांट इज ए बिग थिंग, वेरी बिग थिंग, वेरी वेरी बिग थिंग। फिर आए लॉजिकल पॉजिटिविस्ट वाले, वियना सर्कुलो, साइंस के फिलोसफर्स। उन्होंने तो फिर उसको लास्ट ये नेल इन द कॉफिन। उसमें विटगेनस्टाइन बहुत बड़ी हस्ती है। विटगेनस्टाइन कहते हैं कि ये तो फलसफा ही ओवरऑल बकवास है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुने। विटगेनस्टाइन अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे थे कि मेटाफिजिक्स इज यूजलेस, बाकी फिलॉसफी हम कर सकते हैं। विटगेनस्टाइन कहते हैं दिस इज अर्ली विटगेनस्टाइन, लेटर विटगेनस्टाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अर्लियर एंड द वियना सर्कल स्टेड विद दैट विटगेनस्टाइन। विटगेनस्टाइन ने खुद अपने ओपिनियंस बहुत रिवाइज किए बाद में। सो देयर आर टू विटगेनस्टाइन्स। You have to say it, in fact. Whenever you're mentioning Wittgenstein, you have to say, am I talking about early Wittgenstein or later Wittgenstein? और दोनों फिलोसफीज के खुद के मानने वाले हैं लोग। ऐसा नहीं है कि जब विटगेनस्टाइन ने पहले वाले को रिजेक्ट कर दिया तो सब ने कर दिया, नहीं। पीपल स्टेड विद दैट कि ये अब क्या हो गया इनको, ही इज एजिंग। तो Wittgenstein says, he says all philosophy is rubbish. It's nonsense. Nonsense is the word he uses. Nonsense. तो कहते हैं फिलोसफी तो करनी क्यों है, आप तो खुद फिलोसफी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं दो चीज़ें, कहते हैं फिलोसफी का काम ये नहीं है बताना, इसको रिफाइन करना है इल्म को, दैट्स ऑल। इसका काम वो नहीं है कि बताना व्हाट इज देयर एंड ऑल, वो साइंस करेगा। फिलोसफी उस मेथड्स को रिफाइन करता रहेगा। और दूसरी चीज़, वो अपने फलसफे को रेडीली एक्सेप्ट करते हैं कि ये भी नॉनसेंस ही है, लेकिन ये नॉनसेंस लोगों को बताना ज़रूरी है ताकि वो उस नॉनसेंस से बाहर आ जाए। सो इट इज़ लाइक ए स्टेयर केस, इट्स लाइक ए लैडर। सीढ़ी पे आप चढ़ गए ना ऊपर, फिर इस सीढ़ी को फेंक दो। Once you reach the shore, you can discard the ship. He readily accepts it. तो ट्रैक्टस है उनकी किताब का नाम, जिसमें वो ये डिस्कस करते थे। अब वो क्या कह रहे हैं विटगेनस्टाइन, वो पूरे फलसफे को ही नॉनसेंस में डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं असली में लैंग्वेज है मसला। ये जितने भी ये फिलोसफी के मसले उठे हैं, ये खुदा एटसेट्रा, ये सब क्योंकि लैंग्वेज में ये वर्ड्स है, तो हम इनकी मीनिंग ढूंढते हैं। कहते नहीं, लैंग्वेज वो सेंसिबल है विच रेफर्स टू ए फैक्ट इन वर्ल्ड। तो वो कह रहे हैं हर एक सेंटेंस जो एटॉमिक प्रोपोजिशन है वो एक एटॉमिक फैक्ट को रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब, व्हेन यू से कैट इज ऑन द मैट, दुनिया में देयर वुड बी ए कैट, देयर वुड बी ए मैट एंड ए कैट वुड बी ऑन द मैट। व्हेन दैट इज द केस, दिस सेंटेंस इज ट्रू। ठीक, व्हेन दैट इज नॉट द केस, दिस सेंटेंस इज फॉल्स। ठीक, तो ये सेंटेंसेस तो मुझे एक्सेप्टेबल है क्योंकि इनकी ट्रूथ और फॉल्सिटी एस्टेब्लिश हो सकती है बाय रेफरिंग इफ द कैट इज ऑन द मैट। बट व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट, द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बेनेवोलेंट। देयर इज नो प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस। तो ये सेंटेंस क्या है, नॉनसेंसिकल है, इसके बारे में बात ही नहीं हो सकती है, नॉनसेंसिकल। सो इज गॉड बेनेवोलेंट, ये वैसा ही सवाल है। देयर इज नथिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू गॉड इन द वर्ल्ड। तो ये सवाल जो फिर हम बताते हैं ना कि फ्री विल है कि नहीं, इफ गॉड इज ओमनिपोटेंट ओमनिशिएंट, व्हाई इज देयर इविल, ये सवाल बनते ही इसी वजह से, बिकॉज इट इज बैड यूज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज शुड टॉक अबाउट थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। तो अब इसने क्या कर दिया, इसने फर्दर उस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया, फिलॉसफी को। इसको कहते हैं एनालिटिकल फ़लसफ़ा। एनालिटिकल फ़लसफ़े ने फर्दर मेटाफिजिक्स को ख़त्म कर दिया और स्पेकुलेशंस को भी, फिलॉसफी को भी ख़त्म कर दिया। इसी को ये कह रहे हैं कि he has left all transcendental speculations and considerations behind him, कि इसका अब कोई लेना देना है ही नहीं। What we call the religious attitude is always based on the belief that there exists an all-embracing transcendental moral law. Religious attitude कहते ही किसको है, इस बिलीफ को कि हम माने कि इस दुनिया से भी आगे कोई बड़ी हस्ती है, सुपरावर्ग,
ट्रांसेंडेंटल मॉरल लॉ है, और इस मॉरल लॉ के सामने इंसान को झुकना है. He has to submit to its commands. This is what is ये इन रिलीजियस एटीट्यूड. रिलीजियस एटीट्यूड हम इस चीज को कहते हैं. तो एक मजहबी इंसान, अब ये जो ये ट्रांसेंडेंटल मॉरल लॉ है, दिस कैन बी गॉड, ठीक, बट देयर कैन बी अदर्स हु बिलीव इन, से फॉर एग्जांपल हिंदूज बिलीव, अब सेक्शन ऑफ हिंदूज बिलीव्स इन रीत, कि रीत इज द ट्रांसेंडेंटल थिंग. इवन गॉड्स आर बाउंड बाय इट, दे कैन नॉट ब्रेक रीत. इनफैक्ट दे एनफोर्स रीत. अभी रीत की प्रोनाउंसिएशन भी मुझे नहीं पता, दे राइट RTA in books. So is it Reet or Rita? I do not know. So even gods are bound by that. So that is a transcendental moral law. For Muslims it would be God, because Muslims का जो concept of God है, God is the epitome, उसके ऊपर कुछ नहीं, he is not bound by any things further. So this is religious attitude. अब जो West का attitude है, is it religious? So of course he is arguing it's not, क्योंकि उसमें believe ही नहीं करता. But exactly modern West क्या believe करता है, उसको हम इंशाल्लाह अगले सेशन में देखेंगे.